नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है उस घटना के बाद। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। समर रहने वाला तो झारखंड के बोकारो शहर का था, पर किसी काम से कोलकाता गया हुआ था। वह बस से बोकारो आ रहा था। उसकी बगल की सीट पर एक हसीन लड़की बैठी थी। उसे भी बोकारो ही आना था। उसकी उम्र 25 के आसपास रही होगी। इस हसीना के गोरे रंग, गोल, आकर्षक चेहरे पर जिसकी भी नजर पड़ती तारीफ किए बिना नहीं रह सकता था। दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठे मैगजीन पढ़ रहे थे। जब उनकी बस कोलकाता शहर से बाहर निकलकर हाईवे पर आई तो यात्रियों को अल्पाहार दिया गया। दोनों ने अपनी अपनी मैगजीन रखकर एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हुए देखा। हाय, मैं समर ने पहल करते हुए कहा। और मैं वर्षा, उस लड़की ने कहा। खाते हुए दोनों कुछ बातें करने लगे, फिर अपनी अपनी मैगजीन पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद दुर्गापुर आया तो बस 10 मिनट के लिए रुकी। समर ने उतरकर चाय पी और एक कप चाय वर्षा के लिए लेकर बस में चढ़ गया। वर्षा ने थैंक्स कहते हुए चाय लेकर पीना शुरू किया। कुछ देर बाद जब बस आसनसोल के पास पहुंचने वाली थी तभी अचानक बस रुक गई। कुछ यात्री सो रहे थे तो कुछ जगे थे, पर बस के अचानक रुकते ही सोने वाले यात्री भी जग गए। यात्रियों ने पहले तो आपस में एक दूसरे से बस रुकने का कारण जानना चाहा, पर सही कारण किसी को पता नहीं था। तभी कंडक्टर ने यात्रियों को बताया, किसी बड़ी दुर्घटना के कारण रोड जाम है और यह जाम खत्म होने में काफी समय लग सकता है। यात्री बस के अंदर ही आराम करें। थोड़ी देर में बस का एसी बंद कर दिया गया। गर्मी के दिन थे। ज्यादातर लोग बस से नीचे उतर गए। समर भी नीचे आ चुका था, पर वर्षा बस में ही बैठी रही। उसने खिड़की खोल रखी थी। समर ने उसकी ओर देखा तो उसे महसूस हुआ कि वह चिंतित है। समर ने उससे नीचे आने को कहा, क्योंकि बस में गर्मी बहुत थी, पर बाहर अच्छा लग रहा था। वर्षा बस से नीचे आ गई, पर काफी बेचैन लग रही थी। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वह चिंतित और सहमी थी। समर ने उसकी चिंता का कारण जानना चाहा तो वह बोली, मुझे बोकारो बस स्टैंड पर लेने एक दूर के रिश्तेदार आने वाले हैं। अब पता नहीं बस कब पहुँचे। रात भर तो वे बस स्टैंड पर वेट नहीं कर सकते हैं, पर आज रात मेरा बोकारो पहुँचना भी बहुत ज़रूरी है। इस आपदा के बारे में तो किसी ने नहीं सोचा था, पर तुम चिंता ना करो। अपने रिश्तेदार को फ़ोन कर मना कर दो कि वे तुम्हारा वेट ना करें। जाम के सुबह के बाद ही खत्म होने की उम्मीद लगती है। वह भी श्योर नहीं है। सुबह होने के बाद ही कोई विकल्प सोचा जा सकता है। वर्षा ने फ़ोन कर अपने रिश्तेदार को बस स्टैंड आने से मना तो कर दिया, पर उसकी आंखें भर आई थीं, जिसे समर ने आसानी से देख लिया था। उसकी परेशानी वैसी ही बनी थी। समर ने पूछा, क्या बात है, तुम कुछ ज़्यादा ही परेशान लग रही हो। सभी यात्री फंसे हैं, सबको बोकारो ही जाना है। हम सब मजबूर हैं। तुम्हारी कोई खास वजह हो तो चाहो तो बता सकती हो, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। वह कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मेरा आज रात बोकारो पहुंचना बहुत ज़रूरी है। कल सुबह मेरा एक बहुत ज़रूरी ही काम है। समय पर न पहुंचने से बहुत नुकसान हो सकता है। वैसे तो मुझे जानने का कोई हक नहीं है, पर अगर कुछ खुलकर कहो तो कोई हल खोजने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अपने को थोड़ा संभालते हुए कहा, कल सुबह 7 बजे मुझे कोर्ट में हाजिर होना है और यह दिन कोर्ट का आखिरी वर्किंग डे है। उसके बाद कोर्ट लगभग 2 महीनों के लिए
समर वेकेशन के चलते बंद हो जाएंगे। अगर आज रात तक ही पहुंचना है तो मैं कोई विकल्प देखूं क्या? मैं आजीवन आपकी आभारी रहूंगी। कुछ हो सके तो करें प्लीज़। समर ने बस के कंडक्टर से पूछा कि आखिरी जाम क्यों लगा है, तो उसने बताया कि आगे पुलिया पर एक ट्रक खराब हो गया है। वहाँ बस इतनी जगह बची है कि एक 2 व्हीलर ही निकल सकता है। दोनों तरफ से बड़ी गाड़ियों का जाम लगा है। समर ने जब उससे आगे कहा कि उसका जल्दी आगे जाना बहुत ज़रूरी है, कोई उपाय सुझाओ, तो कंडक्टर ने कहा कि अगर आपके पास सामान ज़्यादा नहीं है तो पैदल पुलिया पार कर रिक्शे से या टैक्सी स्टैंड तक जाकर बोकारो की टैक्सी पकड़ लो, पर बस का भाड़ा वह नहीं लौटा सकता। नहीं, भाड़े की कोई चिंता नहीं है, बोलकर वह वर्षा के पास गया और बोला, चलो आगे जाने का उपाय हो गया है। तुम्हारे पास कोई हैवी सामान तो नहीं? नहीं, बस एक बैग ही है। फिर दोनों ने अपना सामान उठाया और पैदल चलकर पुलिया पार कर रिक्शा लेकर टैक्सी स्टैंड की ओर चल पड़े। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था। रिक्शे के बार बार हिचकोले खाने से वर्षा की बाहों का स्पर्श पाकर उसे सिया की याद आ गई। उसे 5 साल पहले की बात याद आ गई, जब वह अपनी पत्नी सिया के साथ रिक्शे पर होता था और रिक्शे के हिचकोले खाने से उसका शरीर सिया के स्पर्श का आनंद लिया करता था। पर अब सिया उसकी जिंदगी से जा चुकी थी। खैर, दोनों टैक्सी स्टैंड पहुँचे। उन्होंने बोकारो के लिए एक टैक्सी ली, पर बोकारो पहुँचते पहुँचते रात के 2 बज गए। समर ने वर्षा से पूछा कि बोकारो में उसे किस सेक्टर में जाना है, तो उसने कहा, मुझे जाना तो सेक्टर 1 में है, जो कोर्ट के समीप ही है, पर मुझे उनका फ्लैट नंबर याद नहीं है। दरअसल मेरे पिताजी एक जरूरी टेंडर के सिलसिले में नेपाल गए हैं। मैं माता पिता की इकलौती संतान हूँ, इसीलिए अकेले आना पड़ा। काम ही कुछ ऐसा है। इतनी देर रात में बिना फ्लैट नंबर तो उन्हें ढूंढना संभव नहीं है। बस कुछ घंटों की तो बात है। मेरे घर चलो। अपने रिश्तेदार को इतनी रात में क्यों तंग करूँगी? नहीं, यह ठीक नहीं होगा। मैं टैक्सी स्टैंड में रुक जाऊंगी। सुबह उन्हें फ़ोन कर बुला लूँगी। नहीं, स्टैंड पर रुकना सेफ नहीं है, कहकर समर ने अपने घर फ़ोन किया और बोला, माँ, तुम अभी तक सोई नहीं? एक ही रिंग पर फ़ोन उठा लिया। माँ, मैं 10 मिनट के अंदर घर पहुँच रहा हूँ, कहकर वर्षा से बोला, मेरी बूढ़ी माँ अभी तक मेरे लिए जाग रही हैं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम मेरे घर चलो। वर्षा ने सिर हिलाकर अपनी सहमति जता दी। थोड़ी देर में दोनों घर पहुँचे तो वर्षा को देख उसकी माँ बोली, क्यों, सिया को मना लाया क्या? दरअसल उसकी माँ की आंखों की रोशनी बहुत कमज़ोर थी और फिर रात की वजह से और परेशानी होती थी, इसीलिए ठीक से नहीं देख पा रही थी। समर बोला, माँ, आप समझती क्यों नहीं? अब वह यहाँ क्यों आएगी? आप जाकर सो जाओ। और माँ ने जब उससे वर्षा के बारे में पूछा तो समर ने संक्षेप में उसके बारे में बताकर माँ को सोने के लिए भेज दिया। फिर उसने वर्षा को गेस्ट रूम में आराम करने को कहा। वर्षा ने समर से पूछा, बुरा न माने तो एक बात पूछूं? फिर समर के हाँ कहने पर वह बोली, सिया आपकी पत्नी है? है नहीं, थी। हमारा तलाक हो चुका है। सॉरी, क्या इत्तेफाक है। कल कोर्ट में मेरे तलाक पर फाइनल फैसला होना है। फैसला क्या, बस तलाक पर मोहर लगनी है। मेरा और विवेक का आपसी सहमति से तलाक हो रहा है। कुछ देर तक दोनों खामोश एक दूसरे को हैरानी से देखते रहे। फिर समर ने कहा, तुम तो पढ़ी लिखी हो, काफ़ी खूबसूरत भी हो। तुम्हारे पति को तो तुम पर गर्व होना चाहिए। नहीं,
ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी ससुराल यहीं है, पर अब हमारा तलाक हो रहा है, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सकती हूँ। मेरे पति कोलकाता में बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी करते हैं। मेरा मायके तो पटना में है। मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैंने अपने कॉलेज के 3 सीनियर लड़कों के साथ मिलकर एक स्टार्टअप कंपनी खोली है। शुरू में तो यह कंपनी मेरे पति के गैराज में ही थी। लगभग 1 साल तक ठीक ठाक रहा था। हम एक अमेरिकन कंपनी के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं। अक्सर देर रात तक गैराज में ही हम चारों काम किया करते थे। बीच बीच में मैं चाय कॉफ़ी भी बना लाती थी। कभी हम चारों होते तो कभी मैं किसी एक के साथ अकेले भी होती थी। अपना मूड ठीक करने के लिए कभी हंसी मजाक भी कर लेते थे। यह सब मेरे पति विवेक को ठीक नहीं लगा। अक्सर झगड़ा होने लगा। इसी बीच हमें अमेरिकन कंपनी से कुछ फंड भी मिला, तो अपने घर की बगल में ही एक छोटा फ्लैट किराए पर ले लिया और कंपनी को वहां शिफ्ट करा लिया। पर अक्सर रात में देर हो जाती थी। हालांकि यह नितांत आवश्यक था, क्योंकि प्रोडक्ट को समय पर देना होता है। इससे हम लोगों को लाखों रुपए का लाभ होता है। वर्षा ने फिर बोलना शुरू किया, पर विवेक हमारी मजबूरी समझने को तैयार नहीं था। एक दिन तो हद हो गई जब उसने कहा कि काम के साथ साथ वहाँ रंग रलियाँ भी मनाते हो तुम लोग। या तो मैं कंपनी छोड़ दूँ या हम दोनों को तलाक लेना होगा। मैंने उन्हें समझाने की भरपूर कोशिश की, पर वह नहीं माना। उल्टे उसने मेरे चरित्र पर उंगली उठाई थी। फिर हम दोनों आपसी सहमति से तलाक के लिए तैयार हो गए। अब तक सुबह के 5 बज गए थे। समर चाय लेकर वर्षा के पास गया और बोला, अभी चाय के साथ कुछ बिस्कुट या स्नैक्स लोगी? नाश्ते में थोड़ा वक्त लगेगा। वर्षा ने कहा कि फिलहाल सिर्फ चाय ही लेगी। फिर दोनों वहीं बैठकर चाय पीने लगे। वर्षा ने अपने रिश्तेदार को फ़ोन किया तो पता चला कि उनकी ए शिफ्ट ड्यूटी है। प्लांट चले गए हैं, दोपहर 3 बजे तक लौटेंगे। वर्षा ने उन्हें फ़ोन पर बता दिया कि वह थोड़ी देर में कोर्ट जाएगी और फिर वहाँ का काम कर सीधे कोलकाता लौट जाएगी। वर्षा ने फिर समर से कहा, अगर उचित समझें तो बताएं कि आप और सिया क्यों अलग हुए थे। मैं यहाँ के प्लांट में इंजीनियर हूँ, परचेज डिपार्टमेंट में हूँ। मशीनों के पार्ट्स खरीदने के लिए बीच बीच में कोलकाता जाना पड़ता है। मैं मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। सिया के पिता का अपना अच्छा खासा बिजनेस है, पर सिया भी इसी प्लांट में अकाउंट ऑफिस में काम करती थी। हम दोनों में जान पहचान हुई। आगे चलकर प्यार हुआ और हमने शादी कर ली। शुरू में 6 महीने काफ़ी अच्छे बीते। उसके बाद उसने जिद पकड़ ली अलग घर लेने की। उसने कहा कि माँ को किसी अच्छे वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे। मैं इसके लिए तैयार नहीं था। रोज खींच होने लगी। अंत में उसने कहा कि मुझे माँ या सिया में से किसी एक को चुनना होगा। मैंने जब कहा कि मैं माँ को अकेली नहीं छोड़ सकता, तो उसने कहा कि फिर मुझे छोड़ दो। मैंने इस रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं मानी और उसने तलाक के विकल्प को ही बेहतर समझा। आजकल हमारे देश में भी तलाक लेने वालों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। यह दुख की बात है ना। लड़कियां भी पढ़ लिख कर कमाने लगी हैं। मर्दों की तरह तो उनको भी घर में उतनी इज्जत देनी होगी जितना मर्द अपने लिए चाहते हैं। उन्हें भी अपना करियर बनाने का हक है ना। क्या मैं गलत बोल रही हूँ? नहीं, पर लड़के क्या अपने माता पिता के भले के लिए कुछ करना चाहें तो यह गलत है। आखिर वर्षा और विवेक के तलाक पर कोर्ट ने मुहर लगा दी। समर ने कहा कि यह एक ऐसा फैसला है जिस पर खुशी भी जाहिर नहीं की जा सकती है।
वर्षा और विवेक अब सदा के लिए अलग हो चुके थे। इसके बाद समर वर्षा को अपने घर लेकर आया। उसने उस दिन छुट्टी ले ली थी। माँ ने दोनों को भोजन परोसा। माँ ने पूछा, बेटी, तुमने भविष्य के बारे में क्या सोचा है? अभी तुम्हारी आगे लंबी जिंदगी है। मैंने अभी कुछ नहीं सोचा है। अभी मैं कंपनी के जरूरी काम में कुछ महीने इतनी व्यस्त रहूंगी कि कुछ और सोचने की फुर्सत ही नहीं है। वर्षा ने कहा, चिंता नहीं करना, एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। समर वर्षा को विदा करने स्टेशन गया। चलते समय वर्षा ने कहा, आगे जब कोलकाता आए तो मुझसे ज़रूर मिलना। फिलहाल मेरे सॉल्ट लेक फ्लैट में ही मेरी कंपनी है। और फिर अपना कार्ड समर को दे दिया। श्योर, कह समर ने भी अपना कार्ड वर्षा को दे दिया। वर्षा कोलकाता लौट गई। अब वे अक्सर फ़ोन पर बातें करते थे। समर ज़्यादातर वर्षा के काम और स्वास्थ्य के बारे में पूछता, तो वर्षा समर और उसकी माँ के बारे में। कभी वर्षा माँ से बात करती तो हर बार माँ यही पूछती कि उसने अपने भविष्य के बारे में क्या फैसला लिया है। वर्षा भी हर बार यही कहती कि अभी कोई फैसला नहीं लिया। एक बार जब वर्षा का फोन आया तो माँ ने उससे पूछा, मेरा समर तुम्हें कैसा लगता है? वर्षा इस सवाल के लिए तैयार नहीं थी। फिर भी उसने कहा, समर तो बहुत ही अच्छे इंसान है। वह हमेशा तुम्हारी तारीफ करता रहता है। कहता है कि बहुत मेहनती लड़की है, खूब तरक्की करेगी। माँ बोली, यही तो उनका बड़प्पन है। कुछ दिनों के बाद समर को कोलकाता जाना पड़ा। वह वर्षा से मिला। वर्षा ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। दोनों ने काफ़ी देर तक बातें की, पर केवल काम से संबंधित। चलते समय वर्षा ने उसे फिर आने को कहा और हाथ मिलाकर विदा किया। यह समर और वर्षा का दूसरा दैहिक स्पर्श था। पहला स्पर्श रिक्शे पर हुआ था। इधर वर्षा का प्रोजेक्ट पूरा होने जा रहा था। उसका टेस्ट चल रहा था, जिसके बाद प्रोजेक्ट को अमेरिकन कंपनी को बेचा जाना था। इधर समर की माँ की तबीयत काफ़ी खराब थी। वर्षा भी सुनकर आई थी। बोकारो में बड़े अस्पताल नहीं थे, तो वर्षा ने समर को उन्हें कोलकाता ले चलने को कहा। वह स्वयं टैक्सी बुक कर माँ और समर के साथ कोलकाता आई। माँ को बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 हफ्ते में समर की माँ को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। इस बीच समर वर्षा के फ्लैट में रहा। वर्षा और समर अब थोड़ा करीब आ चुके थे। दोनों एक दूसरे को बेहतर समझ रहे थे। समर की माँ को अस्पताल से छुट्टी मिली तो वर्षा उन्हें भी अपने घर ले आई थी और कहा था कि यहाँ कुछ दिन आराम करने के बाद ही लौटना। 1 हफ्ते तक वे वर्षा के फ्लैट में ही रहे। 1 सप्ताह बाद समर माँ के साथ बोकारो लौट रहा था और चलते समय माँ ने वर्षा से फिर कहा, बेटी, तुमने तो अपनी बेटी से भी बढ़कर मेरा ख्याल रखा है। कुदरत तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे, पर मेरी बात पर भी सोचना। कौन सी बात माँ? वर्षा ने पूछा। अपने और समर के बारे में। आपके आशीर्वाद से मेरा प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। 2 हफ्तों के अंदर ही इसके अच्छे परिणाम मिलने की आशा है। फिर आपकी बात भी मान लूँगी। समर और माँ दोनों वर्षा की ओर देखने लगे। वर्षा की तरफ से पहला पॉजिटिव संकेत मिला था। इधर वर्षा के माता पिता भी उसके लिए चिंतित रहते थे। वर्षा ने समर की चर्चा उनसे कर रखी थी। उसने कहा था कि बोकारो जाने वाली एक रात की बात ने वर्षा को काफ़ी इम्प्रेस किया है। इतना ही नहीं, वर्षा के पिता ने एक बार चुपके से बोकारो आकर समर के बारे में जानकारी भी ले ली। वे समर से संतुष्ट थे। उन्होंने अपनी सहमति वर्षा को बता दी थी।
इसके 1 महीने के अंदर ही वर्षा ने समर को फोन पर बताया कि उसका प्रोडक्ट अमेरिका की कंपनी ने अच्छी कीमत देकर खरीद लिया है। उसकी कंपनी के चारों पार्टनर्स को 5-5 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। समर की मां ने वर्षा से फोन पर कहा, तुम्हारी सफलता पर बहुत बहुत बधाई। देखा, समर ने ठीक ही कहा था कि तुम बहुत मेहनती लड़की हो और जल्द ही तुम्हें तरक्की मिलेगी। सब आप लोगों के आशीर्वाद से है। अब तो तेरा प्रोजेक्ट भी पूरा हो गया। तो बता, समर के बारे में क्या सोचा है? मैंने कहा था ना कि समर बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे भी अच्छे लगते हैं। इसके आगे मैं क्या बोलूं? हाँ, एक और सरप्राइज है। मेरी कंपनी को अमेरिका से बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। माँ ने जब यह बात समर को बताई तो उसने फोन माँ के हाथ से लेकर वर्षा से कहा, बहुत बहुत बधाई इस दूसरी कामयाबी पर। और एक सरप्राइज मेरी ओर से भी है। मुझे प्रमोशन देकर कंपनी ने कोलकाता ऑफिस में पोस्टिंग की है। 1 हफ्ते के अंदर ज्वाइन करना होगा। फिर माँ ने वर्षा से कहा, अब तो और इंतजार नहीं करना है ना? नहीं माँ जी, अब और इंतजार नहीं। अब आगे आपकी मर्जी का इंतजार है। आप जो कहेंगी वैसा ही करूँगी। और हंसते हुए फोन काट दिया। इधर माँ की आंखों में भी खुशी के आंसू झलक आए थे। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।